इस बार नाम क्या है? पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी हिंदी में, सेकंड चैप्टर अपने सिलेबस का, राइट। हाँ, तो ये सब इसमें पढ़ेंगे। पहले तो बैलेंसिंग, संयोजकता, साइज, बोलो तो त्रिज्या, फिर उसका होता है आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, फिर विद्युदात्मकता, फिर एक और आता है नीचे मेटेलिक कैरेक्टर, बोलो तो धात्विक गुण जिसको बोलते हैं। अब थोड़े और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, परीक्षण प्रभाव। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें और भी पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग इसी को निपटा लेते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो मैं तुम लोगों को पढ़ाया अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में, परिरक्षण प्रभाव के बारे में। तो तुमको पता है एक एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इन तीनों से मिलकर क्या बना होता है? एक एटम। चलो मैंने ये एक एटम ले लिया, उसका एक सेंट्रल पार्ट है, और तुमको पता है सेंट्रल पार्ट जो रदरफोर्ड ने बताया था पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? जिसको क्या बोले हम? न्यूक्लियस, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस या केंद्रक बोलते हैं। ठीक है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि वहां क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है। क्या रहता है? प्रोटॉन। मतलब इसमें प्रोटॉन रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? बाहर साइकिलिंग करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और चक्कर किस जगह लगाते हैं? उस जगह को क्या बोलते हैं? कक्षा। बोले तो ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? तो पहला, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट। ठीक है। अब चलो इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, प्रोटॉन का पता चल गया, और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं? प्रोटॉन के साथ केंद्रक में ही क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के साथ केंद्रक में क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों कहां रहते हैं? केंद्रक में, न्यूक्लियस में ही रहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहते, वो बाहर ऑर्बिट में साइकिलिंग करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक। अब न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियन। मैंने कल बताया था न्यूक्लियन के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बात ये आ रही है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसमें जितने, किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव रहता है। अब दोनों अपोजिट चार्ज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये प्रोटॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा? खींचेगा। क्योंकि सब पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है। अब तुम लोग ध्यान से बताना, ये प्रोटॉन रखा हुआ है, एक प्रोटॉन रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, यहां इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास फिर थोड़ा दूर एक और इलेक्ट्रॉन, फिर थोड़ा दूर एक और इलेक्ट्रॉन, फिर थोड़ा दूर एक और इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे एक बात बताइए, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन, इस प्रोटॉन की जो अट्रैक्टिविटी है, जो आकर्षक क्षमता है, वो कौन से इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज्यादा लगेगी? पहले पे, क्योंकि ये पास में है तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा। और इस पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इस पे भी लगाएगा। ठरकी है, ये ठरकी है, इस पे भी लगाएगा, अटैक करेगा। इस पे भी लगाएगा और इस पे भी। अब ज्यादा किस पे लगाएगा? पहले पे, क्योंकि पास में। फिर से लगाएगा लेकिन थोड़ा कम लगेगा, फिर ये थोड़ा कम लगेगा, फिर और कम लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए, तो जैसे जैसे प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है, आकर्षण क्षमता भी घटती जाती है। बढ़ती जाती है, भी लगा दे तो बढ़ती जाती नहीं है, घटती जाती है। क्योंकि ये नेगेटिव जितनी दूर जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स जो है क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, घटता जाएगा। तो यहां अब एक बात बताइए, पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, दूसरी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, तीसरी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन और ये चौथी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बात बताइए, चलो मैं यहाँ E1 कर देता हूं, E2 कर देता हूं, E3 एंड E4। तो कौन से इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा? E1 पे लगेगा। और सबसे कम E4 पे लगेगा। क्लियर? इतना तो पता है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या काम करते हैं?
तो इसको अंतिम लास्ट ऑर्बिट बोलते हैं, अंतिम कक्षा, लास्ट ऑर्बिट, अंतिम कक्षा, अंतिम कक्षा। क्या ये लास्ट ऑर्बिट है? क्या ये है? क्या ये है? तो कौन सी है? ये वाली लास्ट ऑर्बिट है। तो भैया जी ये वाली लास्ट ऑर्बिट है। अच्छा एक बात बताइए, हमारी 3 शादियां हो गई हैं, सॉरी 4 हो गई हैं, कितनी हो गई हैं? 4, और चारों में पटती नहीं है, बिल्कुल पटती नहीं है। अब हम अपनी चौथी वाली को बड़ा प्यार करते हैं, तो ये 3 एक्स्ट्रा जो हैं वो क्या करेंगे? चौथी वाली को निपटाने की कोशिश करेंगे। चौथी वाली को क्या करेंगे? निपटाने की साजिश करेंगे, क्राइम पेट्रोल देख के। तो एक बात बताओ, ऐसे ही ना ए इलेक्ट्रॉन करते हैं, ये पॉजिटिव है ना, ए वाला, E4 है, सॉरी E4 है, E3 है, E2 एंड E1 है, और यहां ए है, तो ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा ना। तो ये 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण लगता है ना, आकर्षण, उसको रोकते हैं ये तीनों। क्या करते हैं? इसके और इसके बीच में जो प्यार होता है ना, उसको घटाते थे 3 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो? तो बस इसी को ही कह देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे? इसकी डेफिनेशन हम लोग ऐसे बनाएंगे कि लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन है, उसको जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उस अट्रैक्शन को रोकने की कोशिश करते हैं। बस इसी कोशिश को ही क्या कह देते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, तुम्हारे उसमें डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। क्लियर? अब ये परिरक्षण प्रभाव है। अच्छा एक बात बताइए, इनमें से ये एस का, सॉरी पहली और दूसरी और तीसरी और चौथी, अब पहले में एस ऑर्बिटल होगा, दूसरे में पी होगा, डी और एफ। अब कभी कभी क्वेश्चन तुम्हारे में शायद नहीं आता होगा, अगर गलती से आ गया तो पूछ लिया जाएगा कि एसपीडीएफ इनमें से किस में परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा? किस में सबसे ज्यादा होगा? तो जो पास में होगा। अरे पास में होगा तो ये ज्यादा ताकत लगाएगा भाई इसको काटने की, पूरा का पूरा प्यार ही लेगा, ज्यादा ताकत लगाएगा। तो एस में सबसे ज्यादा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो अट्रैक्शन इस पे ज्यादा आएगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, सबसे कम। ठीक है, वो एनर्जी कुछ भी जोड़ते रहो फिर बाद में। ये हो गया अपना शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर? चलो अब बात करते हैं बैलेंसिंग की। किसकी? बैलेंसिंग। चलो बैलेंसिंग छोड़ो, पहले बात कर लेते हैं हम लोग आयन कैसे बनता है। कोई बता सकता है? इलेक्ट्रॉन निकलने पे या इलेक्ट्रॉन लेने पे तब क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लेगा तब नेगेटिव बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन लेने और देने में, चलो एक फिर से मैं एक एटम बना रहा हूं, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट, 1 2 3 4, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, सब में इलेक्ट्रॉन है। अच्छा एक बात बताइए, तो कौन सी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लूज तरीके से बंधा होगा, ढीले तरीके से बंधा होगा? लास्ट वाला, लास्ट अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट का। किसका? लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बहुत ढीले ढाले तरीके से बंधा होगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा दूर है। और कौन मजबूती से बंधा होगा? जो पास वाला हो, काफी मजबूती से बंधा होगा। राइट, चलो ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन ये देगा, ये एक्स है, सपोज क्या है, एक्स है, अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो बनेगा तुम्हारा एक्स पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनेगा तुम्हारा एक्स नेगेटिव। इतना पता है? अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो एक्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक्स नेगेटिव बनेगा। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सी ऑर्बिट से लेगा? जो कौन सी ऑर्बिट से निकालेगा? क्यों? क्योंकि इसमें से निकालना आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि इसके और इसके बीच में जो अट्रैक्शन है ना, वो थोड़ा ढीला पड़ा हुआ है, तो इसमें से खींचना, निकालना, उससे छीनना थोड़ा आसान हो जाएगा, कम एनर्जी लगेगी। ठीक है, यानी जब कोई एटम पॉजिटिव में चेंज होता है, धनायन में बदलता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर।
और वो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा के होते हैं, कौन सी ऑर्बिट के होते हैं, लास्ट ऑर्बिट के, इसी में से निकलते हैं। सर तीसरी में से क्यों नहीं निकल सकते? नहीं, तीसरी में अगर निकलेंगे तो एनर्जी काफी ज्यादा लगेगी, समझ रहे हो। और चलो ठीक है, अगर इसने लिया इलेक्ट्रॉन तो ये जाने वाला इलेक्ट्रॉन चौथी में जाएगा, तीसरी में जाएगा, दूसरी में जाएगा, पहली में जाएगा, किस में जाएगा? लास्ट वाली ऑर्बिट में ही जाता है, लास्ट वाली ऑर्बिट में ही जाता है। चलो ठीक। अब एक बात बताओ, इस पे पॉजिटिव आ गया, कौन सी ऑर्बिट की वजह से? लास्ट ऑर्बिट की वजह से। इस पे नेगेटिव आ गया, किसकी वजह से? इसी की वजह से। तो इसी को ना इनडायरेक्टली बैलेंसिंग बोलेंगे। चलो इस पे एक पॉजिटिव आ गया तो कितने बॉन्ड बना सकता है? अभी एक इस पे आ गया, कितने बॉन्ड बना सकता है? एक। तो ये तो आयनिक बॉन्ड की बात हो रही है। तो बैलेंसिंग क्या होता है? मेरे दो हाथ है, मैं ज्यादातर मेरे कितने हाथ हैं? दो। तो मैं एक साथ कितने लोगों से हाथ मिला सकता हूं? दो लोगों से। ये मेरी बैलेंसिंग होगी, ये मेरी क्या होगी? बैलेंसिंग। मैं जितने लोगों से हाथ मिला सकता हूं ये मेरी बैलेंसिंग होगी है। कि मेरी बैलेंसिंग किस पे डिपेंड कर रही है? हाथों पे। मैं किसकी वजह से जुड़ पा रहा हूं? हाथों की वजह से। ऐसे ही कोई एटम की बैलेंसिंग क्या होती है? किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही उस इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग यानी संयोजकता बोल देते हैं। जैसे कि हम लोग सोडियम की बात करें, 11 होता है ना, 1। पहली कक्षा में कितने होते हैं? 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2, 8, 1, 11 तो हो गए ना। पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। तो ज्यादातर का हमेशा ही सोडियम कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। यानी इसकी बैलेंसिंग कितनी है? क्लियर? 1 बैलेंसिंग है। ठीक है। ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे मैग्नीशियम की, 12 होता है। कितना होता है? 12। 2, 8, 2। ये वाली कहानी। तो लास्ट में कितने हैं? 2। तो इसकी बैलेंसिंग कितनी होगी? 2। ठीक है। अब होती है बैलेंस सेल। बैलेंस सेल या संयोजी कोसा, संयोजी कोष, इसको कोष का अलग होता है, संयोजी कोष। बैलेंस सेल, बैलेंस सेल या संयोजी कोष या संयोजी कक्षा। तो जहां से संयोजकताएं बन रही हैं उसी को संयोजी कक्षा कहते हैं। संयोजकता कहां से बनती है? लास्ट ऑर्बिट से। तो संयोजकता इसको कहते हैं। खैर छोड़ो, अब ये तो नॉर्मल चीज होगी है। अब बात करते हैं साइज की। तो साइज किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिक नंबर पे। किस पे? परमाणु क्रमांक पे। परमाणु क्रमांक पे। तो मैंने आवर्त सारणी बताई थी। क्या बताई थी? आवर्त सारणी। एस ब्लॉक के एलिमेंट याद है? एस ब्लॉक पे नहीं है। ऊपर से हेलिना की रब से फरियाद, समझ रहे हो? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, रेडियम वगैरह वगैरह, ये मैंने बताया था इधर। तो एस यहां होता है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक 1 और 2 आएगा, 1 और 2। यहां से आएगा 3 से 10, यहां से आएगा 12 आएगा, सॉरी 12, यहां 13 से 18, 13 से 18 एक आने बताया था मैंने। अब साइज, तो पेरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। साइज क्या होता है? बढ़ता है। और इधर जाने पर साइज घटता है। तो बाएं से दाएं जाने पर, दाएं से बाएं नहीं है, बाएं से ऐसे देखते ना, इधर से इधर जाने पर साइज घटता है और ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है। तो एक बात बताओ मुझे, पोटेशियम एंड कैल्शियम इनमें से किसका साइज बड़ा है? अरे बेवकूफो, इसका साइज बड़ा है। इसका 19 होता है, इसका 20 होता है, ऐसे जाता होता है। स्कैंडियम 21, सॉरी टाइटेनियम, सॉरी स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, ऐसा होता जाता है। इसका साइज बड़ा हुआ है। मतलब याद नहीं है तुमको? है इतना हो गया। सल्फर एंड ऑक्सीजन किसका ज्यादा है? सल्फर का ज्यादा है, ऑक्सीजन के नीचे आता है। नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। पी ब्लॉक के एलिमेंट में 4-5 ग्रुप तो याद ही करवाए थे यार, पी ब्लॉक के, और 2 एस ब्लॉक के, बस और कुछ नहीं। और एक ये वाला पीरियड याद करवाया था।
तो ये साइज की कहानी होगी। अब थोड़ा साइज पे और अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, तुम ही लोग बताना मुझे। अच्छा चलो एस ब्लॉक की बात कर रहे थे हम लोग पहले। लिथियम, सीजियम, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो हम लोग नीचे आ रहे हैं, एस ब्लॉक का पहला ग्रुप है ये। साइज क्या होगा? बढ़ेगा। साइज क्या होगा? बढ़ेगा। साइज बढ़ता जाएगा। साइज क्या हो जाता है? बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, या 3 है या 11 है या 19 है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को रहने वाले घर भी तो बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को रहने वाले घर बढ़ेंगे यानी कक्षाएं बढ़ेंगी, कक्षाएं बढ़ेंगी तो साइज बढ़ेगा। यहां 2 है, या 3 कक्षा हो जाएंगी, या 4 हो जाएंगी, या 5 हो जाएंगी, या 6 हो जाएंगी, ये इस पर डिपेंड करेगा। और इधर जाने पर साइज घटेगा। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन पे साइज क्या होगा? घटेगा, क्योंकि ये इधर जा रहे हैं हम लोग बाएं से दाएं, तो साइज क्या होता है? घटता है, तो ये बढ़ेगा। चलो ठीक है, तो मैंने नॉर्मल चीज बता दी थी, तुम लोगों को सबको याद आना चाहिए। मैंने इस पे पॉजिटिव लगा दिया, तो बच्चे लोग नहीं, बच्चियां लोग, तो बताओ अब साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नॉर्मल कंडीशन में प्लेट में रखे हुए हैं, कहां रखे हुए हैं? प्लेट में, सूखे सूखे हैं। अब बताओ साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जल्दी, कुछ बदलेगा या नहीं? बढ़ेगा। क्या होगा? कुछ नहीं बदलेगा, नॉर्मल रहेगा, जो है वो रहेगा। सब में से एक ही तो निकाला है, जो है वो रहेगा। अब ये तो सूखा था, कैसा था? ड्राई, नॉर्मल प्लेट में रखा हुआ था। अब हम लोग इनको उठाया, पानी में घोल दिए। किसमें घोल दिए? वाटर में घोल दिए, एक्वाटिक सॉल्यूशन बना दिया, जलीय विलयन बना दिया। तो मैंने इनका जलीय विलयन बनाया। एक्वाटिक सॉल्यूशन, जलीय विलयन में, जलीय विलयन, एक्वाटिक सॉल्यूशन। अब बताओ मुझे, अब साइज पे किसका बड़ा होगा, किसका छोटा होगा? जलीय विलयन में साइज इसका बढ़ जाता है, उल्टा हो जाएगा एकदम, सब कुछ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा? फूल जाएगा कि नहीं? फूलेगा नहीं। तो लिथियम बहुत छोटा होता है, क्या होता है? बहुत छोटा होता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, तो बहुत सारे लिथियम इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे लिथियम, तो ये सबसे बड़ा साइज देखने लगता है। या इस वजह से, ऐसा नहीं कि मतलब तगड़ा होगा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो साइज थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में यही रहेगा, लेकिन जलीय विलयन में साइज ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में सबसे बड़ा पार्टिकल कौन सा है यहाँ? सीजियम। तो एक बात बताओ, सबसे छोटा पार्टिकल लिथियम। कौन ज्यादा दौड़ेगा? लिथियम ज्यादा दौड़ेगा, हल्का पार्टिकल है। तो नॉर्मल कंडीशन में इन आयनों में से गति किसकी ज्यादा होगी? लिथियम की। और यहां सीजियम की गति ज्यादा होगी। क्लियर? ये तो अपना क्या था, ए नॉर्मल से क्वेश्चन थे। तो ठीक है, पॉजिटिव। तुम लोग भी क्वेश्चन बताना मुझे। मैं करवा चुका हूं। इनमें से किसका साइज बड़ा है या छोटा है? सोडियम का बड़ा है, वेरी गुड। और इसका छोटा। क्यों? क्योंकि यार ये पॉजिटिव एक्चुअली होते क्या है? प्रोटॉन, अरे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तभी तो प्रोटॉन खाली होगा, और प्रोटॉन और खींचेगा। मैंने बताया तो मैं बता नहीं सकता हूं अभी ज्यादा। तो ये वाला साइज होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो अब समझ में आ ही गया है तो इनमें से किसका साइज बड़ा है? क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, फिर क्या हो? 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेगा तो भाई साहब साइज तो इलेक्ट्रॉन के लिए घर तो बनाने पड़ेंगे ना, तो साइज बढ़ेगा इसका। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है।
क्यों लड़कियां लोग, आ रहा है ना? इनमें से किसका बड़ा है, किसका साइज बड़ा है? इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, ठीक है। अब तुम्हारे लिए एक अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। इनको साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, पहले बड़ा पर छोटा 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 करो जल्दी। आयनाइजेशन एनर्जी, नेक्स्ट क्या है? आयनन ऊर्जा। इसका मतलब क्या होता है? सीधा सीधा एक सिंपल सी डेफिनेशन हम लोगों को याद रखनी, किताबी भाषा याद नहीं रखनी। किसी नॉर्मल एटम को, किसको? किसी नॉर्मल एटम को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, किसी नॉर्मल एटम को पॉजिटिव में बदलने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी की नीड होती है, जरूरत होती है, उसी एनर्जी को ही आयनाइजेशन एनर्जी कह देते हैं। सिंपल। पहली डेफिनेशन क्या होगी? किसी नॉर्मल एटम को गैसियस स्टेज में, गैसीय अवस्था में, कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में किसी नॉर्मल एटम को, किसी सामान्य परमाणु को धनायन में बदलने के लिए, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। किस में बदलने के लिए? पॉजिटिव में। अगर मतलब पॉजिटिव में बदलना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो दूसरी डेफिनेशन, किसी नॉर्मल परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। नॉर्मल, समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ मुझे तुम, डेफिनेशन याद हुई? रटना नहीं है। किसी इसमें से इसको इसमें बदलने के लिए अगर कोई इसमें से इसमें बदलेगा, इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसमें से नेगेटिव निकला होगा। नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। किसी नॉर्मल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा, उसी को क्या बोल देते हैं? आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी कह देते हैं। ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताओ यार, हम लोग इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक्स की कौन सी ऑर्बिट में से निकालेंगे? अंदर वाली की बाहर वाली? लास्ट वाली ऑर्बिट में से। कहां से? और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसी ऑर्बिट को बोलेंगे बैलेंस सेल या संयोजी कक्षा। संयोजी कक्षा, तो लास्ट वाली ऑर्बिट। समझ में आया? तो ये है भैया एक्स, कहां है? इसमें है 5 इलेक्ट्रॉन, 2, मैं 5 नहीं, मैं 11 मान, 11, 8, 1। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलेगा? इसमें से, इसमें से, इसमें से? लास्ट वाले से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये सोडियम है इनडायरेक्टली। क्या है? अब हम सोडियम ले ही लेते हैं, सोडियम। तो क्या नॉर्मल कंडीशन में सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है? नहीं निकलता। वैसे नॉर्मल अपने आप तो खैर निकल जाता है एनवायरमेंट में आके, लेकिन नॉर्मल रखेंगे तो नहीं निकलेगा। तो ये एक एक्स ही समझ लेते हैं, सोडियम तो यार नॉर्मल पॉजिटिव रहता ही है, एक्स समझ लेते हैं। एक्स 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें लास्ट में 1 है। अब एक्स में, इसमें से इलेक्ट्रॉन नॉर्मल निकलेगा नहीं, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी पॉजिटिव कन्वर्ट नहीं है, अभी क्या है? नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर कब निकलेगा? बाहर पीट के कुछ भी करके निकालेंगे हम लोग। तो तुम लोगों को मैंने बताया था जब हमारी नॉर्मल क्लासेस चल रही थी कि हर एक ऑर्बिट में, हर एक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी एनर्जी एकदम फिक्स रहती है। कितनी रहती है? फिक्स रहती है। माना कि इस वाले इलेक्ट्रॉन, इस वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 जूल है, इसकी 20 जूल हो गई है, इसकी माना कि 30 जूल है। कितनी है? 30 जूल। सपोज, होता नहीं लेकिन बहुत ज्यादा होता है इनका, लेकिन इतना मैं बता रहा हूं। ठीक है, इतनी है। अब अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो लास्ट वाले की, अगर इसको बढ़ा के 20 जूल कर दी जाए,
तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर जाएगा? दूसरी कक्षा में, क्योंकि अब तो इसमें रहेगा नहीं, क्योंकि अमीर बन जाएगा, बोलेगा आई डोंट लाइक यू, आई एम रिच मैन। तो कहां पहुंच जाएगा? या एटीट्यूड में। अगर इसकी बढ़ा के 30 कर दी जाए तो ये कहां कन्वर्ट कर जाएगा? कहां जंप कर जाएगा? लास्ट में। अगर इसकी बढ़ा के ज्यादा कर दी जाए तो ये बाहर उचक के पहुंच जाएगा, बाहर उचक के पहुंच जाएगा, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, तो एक नॉर्मल परमाणु को कैटायन में, धनायन में, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या एक नॉर्मल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एक एनर्जी की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, इसी को आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कह देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा कैसे क्या होता है ये? तो एक बात बताओ मुझे, IE फर्स्ट, IE फर्स्ट, तब इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गया? X पॉजिटिव बना। क्या बना? X पॉजिटिव। 2 8। क्या लास्ट वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बचा है? पहले इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन भी क्या होंगे? तो यहां भी प्रोटॉन क्या होंगे? 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 1 कम हो गया। प्रोटॉन को कुछ नहीं होता है, 1 कम हो गया। अब एक बात बताओ, पहले 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। समझ में आ रहा फंडा? पहले बराबर थे, बराबर पॉजिटिव और बराबर नेगेटिव थे, तो बराबर बराबर को खींच रहा था, लेकिन यहां 1 इलेक्ट्रॉन या 1 नेगेटिव क्या हो गया? कम हो गया, यानी पॉजिटिव ज्यादा हो गए। तो किसकी ताकत ज्यादा हो गई है? प्रोटॉन की ताकत ज्यादा हो गई है। प्रोटॉन पहले की अपेक्षा ज्यादा ताकत से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से पकड़ेगा। अब ये तो हो गया इवन, क्या हो गया? मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है अभी। अब यहां से एक और निकालेंगे, X डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। इसमें रिक्वायरमेंट होती है IE2 की, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले वाला इलेक्ट्रॉन कमजोर बताता कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कमजोर बने? पहले वाले कमजोर बने थे, क्योंकि यहां 11 11 को खींच रहे थे, लेकिन यहां 10 11 10 को खींच रहे हैं। समझ पा रहे? पहले 10 लोग इस पार्टी के, 10 लोग इस पार्टी के, दोनों में बराबर लड़ाई छान ली थी। अब 10 लोग इस पार्टी के हैं, लेकिन 9 लोग इस पार्टी के हैं। अब पार्टी कौन सी ताकत होगी? ताकतवर होगी ए वाली। अब मजबूती इसको धुआंधार तरीके से पीटेंगे। तो यहां यही कहानी है, यहां एक कहानी है, ये इसकी पार्टी ज्यादा होगी है तो ये भारी पड़ गई है, और यानी इलेक्ट्रॉन को बड़ी मजबूती से खींचेंगे, तो अब ताकत से और खींचेंगे। अब पहले हमने नॉर्मल एनर्जी दी थी, थोड़ी काम हो गया था, क्या अब थोड़ी एनर्जी में काम होगा? नहीं, थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। इसको बोलेंगे यार भाई मान जा, तू थोड़ा ले जाने दे, थोड़ी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो एक बात बताओ मुझे, थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसकी अपेक्षा थोड़ी इसको ज्यादा देनी पड़ेगी। तो IE1 एंड IE2 इनमें से कौन सी एनर्जी ज्यादा है? ये वाली हमेशा ज्यादा होती है। ये मैंने पहले पूरा क्लियर किया रखा था, ये वाली एनर्जी ज्यादा होती है। तो तुमको पता है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन एनर्जी। अच्छा एक बात बताइए, जो प्रोसेस चल रही है, जो क्रियाएं चल रही है, कोई नहीं बताएगा, मैं पूछूंगा वही बताएगा। ये जो क्रियाएं चल रही है ना, वो ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी? तुझे नहीं छोड़ूंगा कितनी भी दूर चला जाए। तो क्या है, ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी? ये जो प्रोसेस चल रही है, ये कौन सी प्रोसेस है? जिम जाते हो हैं? ऊष्मा शोषी है, क्योंकि एनर्जी अंदर जा रही है, एनर्जी अंदर जा रही है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एंडोथर्मिक। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एंडोथर्मिक। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी एनर्जी अंदर ले रही है ना, एंडोथर्मिक इसको बोलेंगे। और तुमको पता है एंडोथर्मिक का मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव। डेल्टा H क्या होगा? तो डेल्टा H1 डेल्टा H2। अच्छा IE1 IE2, कौन सा डेल्टा H ज्यादा होगा? क्लियर? ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, इफेक्टिव फैक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो किस किस से इफेक्ट होगी? तो साइज से। किससे?
एक भैया यहाँ लिथियम है, सॉरी सोडियम काय को लिख रहे हैं हम लोग, लिथियम है, और यहाँ है सीजियम। साइज बहुत बड़ा है इसका, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, भी एक और ऑर्बिट और बनेगी, 6 होती हैं इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पॉजिटिव होता है ना, यहाँ क्या होता है। तो एक बात बताइए, जब किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालते तो कहां से निकलेगा, लास्ट ऑर्बिट से। तो इसकी लास्ट ऑर्बिट कितनी दूर है, बहुत दूर है इसकी लास्ट ऑर्बिट। तो एक बात बताओ, किस इनमें से किसकी लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे हुए हैं, क्योंकि पास में है, और इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन मजबूती से नहीं बंधे हुए हैं, नहीं बंधे हुए हैं ना। तो किसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, सीजियम, क्योंकि ढीले बंधे हुए हैं ना, क्योंकि काफी दूर है यहां से, ढीले बंधे हुए, आसानी से निकाल सकते हैं इसको आसानी से नहीं निकाल सकते। तो जिसको आसानी से निकाल सकते हैं, जिसको आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी कम, एनर्जी, इस साइज बड़ा है, साइज छोटा है, ये ढीला बंधा हुआ है, इसको आसानी से निकाला जा सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है। इसमें एनर्जी क्या लगेगी, कम एनर्जी लगेगी, और जबकि इसमें एनर्जी ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो एक बात बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन निकालने में किस में एनर्जी ज्यादा लग रही है, लिथियम में, जिसका साइज, और इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम किस में लग रही है, जिसका साइज, यानी साइज जितना बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। ये हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ में आया। पॉजिटिव चार्ज की बात कर लेते हैं। अरे भैया लो, ये है सोडियम, ये है मैग्नीशियम, और ये है एल्यूमिनियम। तो नॉर्मल यार साइज समझ लिया तो सबको समझ में आ जाएगा। अब किसका साइज बड़ा है, साइज, और तुमको पता है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है, ये आयनाइजेशन एनर्जी। नहीं आया समझ में, आ गया, सेम टू सेम। किसका साइज बड़ा है, नाइट्रोजन का, उल्टा है देखो, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, सही बोल रहे हैं, ऐसा होता है। कितना हुआ, किसका साइज बड़ा है, नाइट्रोजन का, और किसमें चार्ज ज्यादा है, किसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी, कम होगी, उल्टा होता है। तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का ये वाला ऑर्डर होगा। क्लियर, समझ में आया, पक्का। ये थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बात कुछ यूं है, 2p3 एंड 2p2 एंड 2p3। बताइए स्थायी कौन है, 2p3, क्योंकि तीनों बच्चों के पास एक एक लड्डू है, ये स्थायी है, स्टेबल है, स्थायी है। अब जो स्थायी ज्यादा हुआ, अच्छा एक बात बताओ, ये स्थायी ज्यादा है, स्थायी ज्यादा है, तो स्थायी में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा कि अनस्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा? अच्छा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, और इसमें से, अच्छा किसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, जो स्थायी होगा इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, और इसमें थोड़ी कम एनर्जी लगेगी। तो एक बात बताओ, इनमें से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? अरे यार काय फंडे क्लियर नहीं कर रहे हो तुम लोग, हैं? अरे मैंने बोला आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो किसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है? इसमें से। किसमें से देर में निकाला जाएगा? क्योंकि ये ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्टेबल है। तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी?
इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की ज्यादा ताकत लगी है, इसका मेरा मतलब ताकत का मतलब एनर्जी, ज्यादा एनर्जी इसमें लगेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हुई? इसकी, और इसकी तो आसानी से निकाला जा सकता है, तो इसकी कम होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इसकी ज्यादा होती है। जैसे कि बात कर ले हम लोग 2p2 ऑक्सीजन, काय को ऑक्सीजन होता है बे? ऑक्सीजन कितना होता है? 8। नाइट्रोजन कितना होता है? 7। नाइट्रोजन 7 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है। ये तो नाइट्रोजन पक्का है मुझे। और ये 6 होगा, कार्बन होगा, और क्या कार्बन होगा? 2s2 2p6, हाँ कार्बन, ये कार्बन है। और ये 1s2 2s2 2p है 2s2, अबे हाँ कार्बन है ये, और ये नाइट्रोजन है। निकाल के देख लेना 7 और 6, तो इनमें से कार्बन और नाइट्रोजन, इनमें से कौन ज्यादा स्थायी है? नाइट्रोजन। तो भैया किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। मैंने एक लिखवाया था कि ग्रुप में एक चीज और, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ घटेगी, 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 घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, क्योंकि साइज, और इधर से इधर जाने पर बढ़ेगी। क्यों? साइज घट रहा है, साइज घटता है इधर से इधर जाने पे। अब मैंने एक ऑर्डर लिखवाया था इधर, तो मैं थोड़ा तुम लोगों को वो ऑर्डर बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, कहां से स्टार्ट करें? लिथियम से, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब इनमें से किसका ज्यादा है? तो नॉर्मल यार, इधर ऐसे जाएंगे साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए, ऐसे जाएंगे साइज घटता है, साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। नॉर्मल कहानी ये वाली होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन एक दो जगह अपवाद आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एक दो जगह अपवाद आ जाते हैं। एक तो कहां कहां? यहां और यहां। किस में और इसमें बे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, वही तो मैं बोल रहा हूं। ये इधर इलेक्ट्रॉनिक उसमें आता है, कन्फ्यूज उसमें इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में, इसमें इसमें आता है। कैसे आएगा? तो ऑर्डर कुछ ऐसे होगा, इसको यहां तो रहेगा ही, अब यहां आ जाएगा ये बोरॉन और यहां बेरिलियम। अब यहां कार्बन का कार्बन रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। अब ऐसा क्यों हुआ? तुम लोगों को पता भी है, लेकिन तुम लोग कमबख्त हो ना, पढ़ते नहीं हो। अब यहां बेरिलियम और बोरॉन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। बेरिलियम एंड बोरॉन, इसका लॉजिक कुछ और होता है, लेकिन मैं कुछ और बताऊंगा। इसका लॉजिक होता है परिरक्षण प्रभाव। क्या परिरक्षण प्रभाव? एक होता है पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन, एक होता है पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता जिसको बोलते हैं। परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट या पेनिट्रेशन पावर भी वही होता है। एस का सबसे ज्यादा होता है, पी का थोड़ा कम होता है, डी का थोड़ा और कम होता है, और एफ का सबसे कम होता है। ए भी भेदन क्षमता है। परिरक्षण प्रभाव ही जैसा होता है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो जरा देखते हैं, इसमें आएगा बेरिलियम। बेरिलियम बोले तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2। यहां 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p1। ठीक है। इसकी लास्ट ऑर्बिट एस है, एस में, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में। इन दोनों में से भेदन क्षमता किसकी ज्यादा है? एस की भेदन क्षमता ज्यादा। भेदन क्षमता का मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार, सॉरी प्रोटॉन से प्यार। तो इस बार इलेक्ट्रॉन का ये पास में होगा थोड़ा। अरे प्रोटॉन कहां रहते हैं? न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के पास में कौन ज्यादा है? एस ज्यादा होता है कि पी? एस ज्यादा होता है। तो न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन से ज्यादा दोस्ती किसकी होगी? एस की। ये बात इससे पी की थोड़ी कम होगी। तो कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी बंधे रहेंगे? एस वाले इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से बंधे होंगे, और पी वाले इलेक्ट्रॉन थोड़े ढीले बंधे होंगे। और जो ढीले बंधे होंगे, जो ढीले बंधे होंगे उनको आसानी से निकाला जा सकता है, यानी कम एनर्जी में निकाला जा सकता है। और जो बहुत गंभीर तरीके से बंधे होंगे, बहुत मजबूती से बंधे होंगे, उनको उन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा देर में निकाला जा सकता है। उनके लिए एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगेगी। तो एनर्जी किसकी कम होगी? इसकी कि इसकी?
अबे अब कोर्स इसकी कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कैसे बंधे हुए हैं, ढीले बंधे हुए हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, यानी एनर्जी कम लगेगी, यानी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इसीलिए इसको यहां रख दिया। और इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे हुए हैं, तो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगेगी, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा है। अब यहां देख लेते हैं 2p3 एंड 2p। अब यहां तांडव होता है भैया घर पे, क्या होता है तांडव। मैंने अपने तीनों बच्चों को क्या दे दिए, एक एक लड्डू दे दिए। अब यहां थोड़ा एक मेरा छोटा लाडला था, उसको मैंने एक और दे दिया। क्या दे दिया, दो बड़े थे उसकी बैंड बजा देंगे, तो कौन सा घर स्थायी, मेरे दो घर थे, एक में 4 बच्चे एक में 3 बच्चे, तो कौन सा घर अच्छा रहे, खुश रहेगा, 3 बार खुश रहेगा। यहां कुछ तांडव वांडव नहीं है, यहां जरूर थोड़ा तांडव हो जाएगा, क्योंकि एक पे ज्यादा कैसे आ गया भाई, है आधा आधा काटो, ये बोलते हैं ना। तो कौन सा स्थायी है, नाइट्रोजन स्थायी है। नाइट्रोजन स्थायी है क्योंकि इसमें सम्मति है, भाई स्थायी नहीं है। तो जो स्थायी होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा कि कठिन, कठिन हो जाएगा। यानी इसका मतलब, कठिन का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम। क्यों? क्योंकि ये खुद चाहता है यार एक चला जाए, लड्डू एक चला जाए, हम तीनों बढ़िया रहेंगे, ये खुद चाहता है यार, समझ रहे हो, क्योंकि पिटेगा तो चाहेगा ना, तो खुद चाहता है ये, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है किसी को, ले जाओ यार तुम लोग। तो ये ज्यादा स्थायी है, थोड़ा कम स्थायी है, यानी जो ज्यादा स्थायी होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, तो सही ऑर्डर होता है ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। कई बार पूछा जा चुका है, और जनरली नॉर्मल इन दोनों पे पूछ लेते हैं ससुरे, इन दोनों पे, समझे, दोनों दे देंगे कौन सा सही है आयनाइजेशन एनर्जी के अनुसार। ऑप्शन आएगा ये, ऑप्शन आएगा ये, ऑप्शन आएगा ये, और आएगा नन। तो ये आता है ना, बंद करो उसको। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधु का मतलब समझते हो, दोस्त यार, इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करना है ना, इलेक्ट्रॉन से क्या करना, दोस्ती। मेरी दारू वालों से बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, इलेक्ट्रॉन दोस्त, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली एंथैल्पी, खैर छोड़ो। तो अच्छा एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को। एक नॉर्मल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को ही, उसी एनर्जी को ही क्या बोल देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब सेम इसका उल्टा कर देते हैं, जब किसी एटम को, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अभी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो एनर्जी दे नहीं पड़ रही थी, अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसमें से एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा क्या होगी, निकलेगी। तो जो निकलने वाली जो ऊर्जा होती है ना, इसी को ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता कह देते हैं, जो ऊर्जा निकलेगी। पहले इसने मुझसे मार्कर खरीदा, इसने मुझे कितने दिए, इसने मुझसे मार्कर खरीदा था, इसने मुझे कितने दिए, 10, यानी मैंने इसको मार्कर दिया और इसने 10 रुपए दिए। अब ये घर से लौट के आता है, ये बोलता मुझे मार्कर नहीं चाहिए, तो इसने मुझे लौट के मार्कर दिया, फिर मुझे इसके क्या देने पड़ेंगे, 10। तो पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकाले, तब एनर्जी कितनी दी, 10 जूल, 10 जूल एनर्जी दी। इलेक्ट्रॉन 10 जूल के बदले इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने, ले जा। अब हम लोग कह रहे भैया हमको तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपना लो, हमारी 10 जूल एनर्जी दो। तो बोलता है लो भाई, हमने इसको इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इसने 10 जूल एनर्जी बाहर निकाल दी। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते समय जो एनर्जी बाहर निकलती है, इलेक्ट्रॉन गेन करते समय जो एनर्जी रिलीज होती है, जो ऊर्जा बाहर निकलती है, उसी ऊर्जा को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन निकालते समय जो ऊर्जा लगती है उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। दोनों सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट साइन लेकिन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आईआईटी में क्वेश्चन पूछ, जीमेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने करवाया था सोडियम लैंप पे। एक सोडियम लैंप की आयनाइजेशन एनर्जी 2.5 जूल है, किलो जूल है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इसका उल्टा होगी -2.5 जूल। इसका एकदम उल्टा, होते बराबर है लेकिन एकदम उल्टा होता है। क्लियर, समझ में आया? इसको समझो। या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2p3 2p4, कौन ज्यादा स्थायी है? 2p3 ज्यादा स्थायी है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसकी एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, दोस्ती। क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, आई लाइक इलेक्ट्रॉन्स, मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो जो स्थायी हो जाता है ना तो उसे इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब होता है ना प्रोटॉन से, किसी से कोई मतलब नहीं, तो अपने काम से काम रखता है जो स्थायी हो जाता है। समझ में आया? और जो स्थायी नहीं होते वो तो पता नहीं, काम से काम मतलब। ठीक है, अब इधर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन बंधुता बोले तो इलेक्ट्रॉन से दोस्ती, तो चलो यही काम कर लेते हैं हम लोग। चलो यहां काम कर लेते हैं हम लोग। कुछ भी, एक एक्स है और एक वाई है, ये ज्यादा स्थायी है, ये क्या है? ज्यादा स्टेबल है। एक्स ज्यादा स्टेबल है। तो एक बात बताओ, एक ज्यादा स्टेबल और एक कम स्टेबल है, तो भाई साहब एक कम स्टेबल है, एक कम स्टेबल मतलब इधर मुंह मारेगा उधर मुंह मारेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करना चाहेगा। तो किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी? सिंपल सी चीज है, समझ पा रहे हो? तो जो फड़फड़ाएगा उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो स्थायी है मुझे कोई मतलब नहीं, दुनिया जाए भाड़ में, जो स्थायी है वो स्थायी है। समझ रहे हो? एकदम उल्टा है। अब एक बात बताइए, ये आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो, इसके लिए डेल्टा एच क्या आता है? इसके लिए डेल्टा एच निगेटिव आएगा, यानी ये एंडोथर्मिक होती है, एनर्जी अंदर एनर्जी बाहर, ये एक्सोथर्मिक होती है। ऊष्मा चेपी, ऊष्मा, और ये ऊष्मा शोषित। क्लियर? चलो इतना तो क्लियर हुआ ना? अब यहां इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्या दिया? एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो उसने एनर्जी छोड़ी क्या? डेल्टा H1, डेल्टा Hg1, क्या? डेल्टा Hg1। ये एक्सोथर्मिक है। क्या है? एक्सोथर्मिक है। अब भैया कहानी कुछ ऐसी थी, यहां इलेक्ट्रॉन थे, यहां इलेक्ट्रॉन थे, इसमें इलेक्ट्रॉन थे, अब बदल गया। नॉर्मल चीज है, समझ पा रहे हो? अभी कोई चार्ज वार्ज नहीं इस पे, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये बदल गया एक्स नेगेटिव में। इस टाइम ने, इस समय में इसने क्या छोड़ा? एक एनर्जी निकाली, डेल्टा Hg1, तो नेगेटिव बदला, क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये एक्सोथर्मिक हुई ना? अभी क्या हुई? एक्सोथर्मिक। वेरी गुड। अब बात करते एक्स नेगेटिव की। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? अबे दो हो गए हैं। तो मैं एक था, पहले मैंने दो कर दिए क्योंकि ये किसने ले लिया ना। अब एक बात बताओ, इसमें ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, ठीक है? एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव को हम क्या देना चाह रहे हैं? एक और इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं कि भाई एक और ले, और एक्स डबल डाई नेगेटिव में बदल जा, तू एक और ले। अब बेचारा एक और जाए कहां से? अंदर दो दो सांड पहले लड़ रहे हैं कि मैं रहूंगा, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, तो दोनों में फाइटिंग हो रही होगी, नहीं मैं रहूंगा। और तीसरा और आ रहा है, तो तीसरे में तो लात मारेंगे ना, ये तीसरे में तो क्या करेंगे? लात मारेंगे, यानी तीसरा नहीं जा पाएगा नॉर्मल, इसमें एक और नहीं जा पाएगा, जनरली एक और नहीं जा पाएगा। अब जा पाएगा कब? मतलब ये दोनों इसको
ये पहले तो दोनों लड़ रहे हैं, अब तीसरा और आ जाए कि नहीं भाई साहब मेरा हिस्सा भी चाहिए, तो इसको निपटा देंगे, भगा देंगे। तो अब तीसरे को अगर इसके अंदर भेजना है, सर्वाइव करवाना है इसके अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, इसको काजू बादाम खिला के, थोड़ा मांस वास खिला के बॉडी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी ना इसकी, तभी तो इन दोनों को डांटेगा। तो इसको ताकतवर बनाना पड़ेगा। अब ताकतवर कैसे बनेगा, ले भाई एनर्जी, अब लड़ जाके बॉर्नविटा पिला देंगे हम इसको, अंदर चला जाएगा और इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी और इनसे आसानी से लड़ लेगा। तो एक बात बताओ, पहला जो था, पहले टाइम पे हम इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो एनर्जी बाहर निकल रही थी, लेकिन दूसरे टाइम पे कुछ अलग है। दूसरे टाइम पे यहां प्रतिकर्षण होता है, लड़ाइयां होती है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर नहीं जा पाता। इसको अगर इसको अंदर डालना है, अंदर भेजना है भैया, हमको भेजना है, तो हमको एक्स्ट्रा एनर्जी अब देनी पड़ेगी, डेल्टा Hg2, डेल्टा Hg2 हमको अब एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यहां पहले में एनर्जी बाहर निकल रही थी, अब एनर्जी दूसरे में दे रहे हैं, तो ये एंडो हुआ। सोच घर जाके पढ़ लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ मैंने पूरे रीजन के साथ बताया था। इतना समझ में आया, यानी पहली इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी जो होती है एक्सोथर्मिक होती है और सेकंड एंडोथर्मिक होती है। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था अपना? अच्छा एक बात बताइए, चलो ठीक है अभी देख लेते हैं, ये नॉर्मल चीज है। ऑक्सीजन, हमने एक इलेक्ट्रॉन इसको प्यार से दिया, उसने आसानी से ले लिया और ऑक्सीजन नेगेटिव बना लिए। क्या बना लिए? क्या बना लिए? ऑक्सीजन नेगेटिव बना लिए। इस टाइम में क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी? एनर्जी। तो ये प्रोसेस कौन सी हुई? एक्सोथर्मिक। अगर कहीं मैं इसको एक और इलेक्ट्रॉन दूं तो अब भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहुंच चुका है। अगर इसको ए जाएगा तो इसमें ए वाला इलेक्ट्रॉन लात मार देगा, तो इसमें इसको हम एनर्जी देंगे डाई नेगेटिव, और ये बन जाएगा एंडोथर्मिक। इसके लिए डेल्टा एच क्या आएगा? नेगेटिव, और इसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। क्लियर? क्लियर? ओके, एक पॉइंट बना देता हूं। ज्यादा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं। यानी ये किसकी ज्यादा है, कहां कहां क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? आकार के, साइज के या त्रिज्या के। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा और ये घटेगी, ठीक है, और साइज घटेगा तो ये बढ़ेगी। तो जब जाने पर साइज घटता है तो जब, और ये बढ़ेगी। वेरी गुड, सही है कि नहीं है? साइज घटेगा तो बढ़ेगा ना, लेकिन ये गलत है। इनमें थोड़े एक्सेप्शन है, अपवाद होते हैं। एक यहां होगा, एक यहां होगा, दोनों में होगा। किसकी वजह से होगा? ये दोनों में होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से। कैसे? अब चलो लिथियम की बात कर लेते हैं और बेरिलियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और यहां 1s2 2s1, और यहां कौन सा फुल भरा है भैया? ये वाला फुल भरा है ना, और ये नहीं भरा है। तो ये फुल भरना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? भाई चाहिए। और फुल भरने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। यानी ये इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करेगा। क्या करेगा? दोस्ती करेगा। यानी इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है, अबे ज्यादा होगी बे, ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन से दोस्ती, उसके पास कुछ है ही नहीं। मैं कहां रखूंगा भाई, मेरे पास जेब ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहां रखूंगा? क्योंकि बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाऊंगा मैं। तो इलेक्ट्रॉन से दोस्ती नहीं करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है और इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो पहला पॉइंट ये है।
ठीक है। अब यहां कार्बन और नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। मैं ले लिया कार्बन और 1s2 2s2 2p6 3 2p2 1s2 2s2 2p3। भैया कौन ज्यादा स्थायी है? ये कम स्थायी है। तो भाई साहब एक बात बताओ, जो कम स्थायी है ये स्थायी होना चाहेगा? यानी स्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, अभी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक खाली है। बोले भैया मुझे इलेक्ट्रॉन दो। वो मांग रहा था एक बार, अनवर गोस्वामी मांग रहा था कि मुझे ड्रग्स दो। अभी ये मांग रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दो। क्या? मुझे इलेक्ट्रॉन दो। तो इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करेगा क्या? ये मांगेगा इलेक्ट्रॉन दो? नहीं, इलेक्ट्रॉन से दोस्ती नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज्यादा? इसकी या इसकी? कार्बन की ज्यादा है। नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। क्लियर? ये तो हो गया तुम्हारा ए वाला। बेटा क्वेश्चन बना के नहीं आए ना? अब यहां इनमें डाउट इनमें होता है, बदल दो बस, कुछ नहीं है। मैंने इसका मतलब भी बताया था। इनका साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है? प्रतिकर्षण होने लगता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाता इधर। उल्टा कर दो। दो 2018 का ये पूछा गया है। बीमत समझ लेना, लेस देन का साइन है वो। ठीक है। तो ज्यादातर नीट में भी यही पूछा गया है, एम्स में भी यही पूछा गया है, तुम्हारे पीएटी में भी यही पूछा जाएगा। इनमें से कुछ नहीं जाएगा, इन दोनों में से कोई पूछा नहीं जाएगा, यही पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से, ठीक है, ये पूछा जाएगा। बिंदास, फंडे क्लियर होने चाहिए। उसका मैंने फंडा भी लिखवाया हुआ है, क्यों, तुम्हारे रजिस्टर में। क्यों पढ़ लेना घर जाके। अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड वेरी वेरी आईएमपी। कहीं से क्वेश्चन ना आए लेकिन पता चले यहां से आ जाए, क्योंकि 2019 में आ चुका है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, बंद करो इसको। नेचर ऑफ डाल लेते हैं। ठीक है। अब किसकी बात होती है? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन जोड़ के, ऑक्सीजन जोड़ के। वेरी गुड, ऑक्सीजन जोड़ के। अब ऑक्सीजन पर कितना नेगेटिव होता है? फॉर्मूले कैसे बनाते हैं? ए इसके नीचे और ए इसके नीचे आ गया, एक इसके नीचे आ गया, एक का कोई मतलब नहीं था, ये फॉर्मूला बन गया। L2 -2 + 2 = 0। -2 ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, इसके नीचे। C2 जाए जो मैं लिख दें तो क्या आपत्ति है? जब 2 के साथ 4 बने हो तो 1 के साथ कितने बने होंगे? 2 के साथ कितने हैं? 2 के साथ 4 है तो 1 के साथ कितने होंगे? 2 CO2 कर दो ना फिर।
अच्छा एक मैंने एक चीज बताई थी, -3 10 आएगा वैसे +5 10 आता है, N25 ये कुछ है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अब बताओ मुझे, ऑक्सीजन माइनस शो करेगा कि प्लस शो करेगा? क्या शो करेगा? प्लस शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसीलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब ऑक्साइड कौन बेसिक है, कौन उदासीन है, कौन है? N2O5। चल वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, जरा सुनना, समझी? नाइट्रोजन 2 और 5, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैसे 8 होने चाहिए। 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? तो इस पर 3 माइनस आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है, भाई पूरे के पूरे जाओ। अब यहां ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है? विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो इसमें ज्यादा है। तो ये जो नाइट्रोजन है ना और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके पूरे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी साइड। क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो इस पर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव कितना आता है? 5 आता है, कि पांचों के पांचों देता है ये। अगर इलेक्ट्रॉन लेता तो कितने आते? 3 ले सकता है, और दे कितने सकता है? 5। तो दे के बेचारा दे कहां रहा है, खींच रहा है जबरदस्ती ये, तो पांचों के पांचों खींचेगा। इसलिए यहां +5 आता है या -2 आता है, तो ये जाके नीचे और जे जाके नीचे, तो N2O5। अब तुमको एक चीज मैं बता दूं, कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन जो कि नीट में पूछा गया है, एस ब्लॉक के ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। तुम्हारी पीएटी में पूछ दिया जाएगा एस ब्लॉक, एस में क्या आता है? सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, वगैरह वगैरह जो भी आता है, या मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह। ठीक है, इनके जो ऑक्साइड होंगे कैसे होंगे? बेसिक होंगे। कैसे होंगे भाई? और कार्बन के बाद जितने भी होंगे एसिडिक होंगे। अब भैया अम्लीय होंगे, और ये उदासीन हो जाते हैं इधर, एम्फोटेरिक, उभयधर्मी, सॉरी उदासीन का है एम्फोटेरिक, उभयधर्मी, उभयधर्मी एम्फोटेरिक बोले तो ये एसिड की तरह भी काम करेंगे और बेस की तरह भी काम करेंगे। अब सर पहचाने कैसे? मैंने बताया था भाई, जैसे 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 ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी, एसिडिक क्षमता भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बताया था कि नहीं बताया था? यहां जरा देखो, अबे भाई 2 के साथ 1 जुड़ा हुआ है, 1 के साथ कितना? आधा ऑक्सीजन, 1 के साथ 1 ऑक्सीजन, 2 के साथ 3 है तो 1 के साथ 1.5, 1 के साथ 2 है, 1 के साथ 2.5 होगा। नहीं सही नहीं, जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाएगा अम्लीय क्षमता बढ़ती जाएगी। मैंने बताया था कि नहीं बताया? ये तो नॉर्मल चीज है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्या हमें शायद पूछा जाता है, एक दो साल में रिपीट हो जाता है। 2019 में पूछा गया था कि उदासीन ऑक्साइड कौन से हैं? उदासीन ऑक्साइड कौन से हैं? तो ए ये उदासीन है, न्यूट्रल है। ऑप्शन नहीं आया था, ऑप्शन ही मुझे याद है, देख लेना, चेक कर लेना, ये आया था ऑप्शन में। BeO बेसिक है ना, तो ये करता है उभयधर्मी की तरह। इसके जो भी है ना एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब उभयधर्मी की तरह काम करेंगे। अब तुम लोगों को कल मैंने HCl वगैरह एसिडिक एक और तरीके से निकलवाना सिखवाया था। ठीक है, अगर ऑक्सीजन कुछ नहीं आ रहा यार, ऑक्सीजन गिन लो। क्या गिन लो? ऑक्साइड में ऑक्सीजन गिन लो, जहां ऑक्सीजन ज्यादा वो एसिडिक ज्यादा, चाहे कुछ भी हो। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कौन ज्यादा एसिडिक है। अब हम बोलेंगे एस ब्लॉक के, किसके? एस ब्लॉक के। बोले तो एस ब्लॉक के कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह वगैरह। इनके अगर ऑक्साइड होंगे, इनके अगर क्या होंगे? ऑक्साइड होंगे, तो सब क्या होंगे?
बेसिक होंगे, ठीक है, बेसिक, मोस्ट बेसिक होंगे। अगर क्वेश्चन एग्जाम में सातिर निकला, थोड़ा चालाक निकला कि भाई इन्हीं में ही से दे दिया कि कौन ज्यादा बेसिक है, इन्हीं में ही से 4 ऑप्शन दे दिए हमको, ई दे दिया, ए बी सी डी, वेरी गुड क्वेश्चन। ये दे दिया चारों, मतलब चारों ही चारों एस ब्लॉक के रख दिए। अब बोल रहा बेटा आप बताओ, डरना नहीं है हमको, मजे, हम मजे लेंगे उसके, क्या लेंगे, मजे। वो जब तक तुम्हारे मजे लेके चला जाएगा, इतने में गलत कर दोगे तुम लोग। तो खैर कुछ नहीं करना है। तो एक मैं बता रहा हूं, पहले ही बताया था, ऑक्साइड ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक बढ़ता है, इधर जाने पर बेसिक घटता है। तो जरा देखो लिथियम और सोडियम, तो इन लिथियम और सोडियम में किसकी ज्यादा होगी, सोडियम की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, राइट। अब जरा सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें, ऐसी तैसी होगी मैग्नीशियम की ज्यादा, सोडियम की इधर जाने पर तो घट रही है ना, इधर जाने पर क्या होगी, घट रही है, तो सोडियम की ज्यादा होगी। और बेरिलियम इधर जाने पर घट रही है, तो इसकी लिथियम की ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा यही होगी, सोडियम की ही होगी सबसे ज्यादा, किसकी होगी, सोडियम की। थोड़ा ए रिलेशन देखा जाता है, समझे, रिलेशन थोड़ा देखा जाता है। एक यार तुम्हारे अंदर पूरा का पूरा एस ब्लॉक नहीं आएगा, एक काफी हैवी लेवल हो जाता है, इतना पूरा एस ब्लॉक नहीं आएगा। नॉर्मल पूछ लिया जाएगा, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक, कुछ भी दे दिएगा तुमको। तो एस ब्लॉक को ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है, क्या है, ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है, एस ब्लॉक के ऑक्साइड की। और पी ब्लॉक हमेशा क्या रहते हैं, एसिडिक रहते हैं, क्या रहते हैं, अम्लीय रहते हैं, ठीक है। बंद करो इसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीन होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, जो इलेक्ट्रॉन कितनी ताकत से खींचेगा। विद्युत ऋणात्मकता हिंदी में इसको बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इधर जाने पर बढ़ती है। तो पूरी आवर्त सारणी में, पूरी पीरियोडिक टेबल में, किसमें, पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता दर्शाने वाले तत्व जो होते हैं वो होते हैं फोन। कौन, फोन। सबसे ज्यादा इसका, फिर ये 3 सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। यानी इन तीनों में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता पाई जाती है, क्या, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता पाई जाती है। और भाई साहब मैं तुमको बता दूं, ये जो है ना, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, चाहे दादा आ जाए इसका, कोई भी आ जाए। अगर ऑक्सीजन भी आ गया ना, तो ऑक्सीजन तो बोलेगा बेटा मुझे नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे। अब ऑक्सीजन उसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा, और इस पे चाहे नाइट्रोजन आ जाए, बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। तो पीएटी में, पीएटी का ही क्वेश्चन है और नीट का क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बताया था सेम क्वेश्चन, कि आवर्त सारणी का वो कौन सा तत्व है जो हमेशा ऋणायन के रूप में रहता है, फ्लोरीन। ये ऋणायन के रूप में रहता है, किस रूप में रहता है, ऋणायन के रूप में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बोले तो सबसे ज्यादा ताकतवर परमाणु है, जो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचता ही है, किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। क्या, इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, सबसे क्या करता है, लेता है। समझे, समझ में आ गया। ये हो गया नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब चैप्टर खत्म हो गया अपना, क्या हो गया, चैप्टर खत्म हो गया।